हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम फॉलो करेंगे कैसे फॉलो करेंगे, और इसको हम फर्स्ट सेम चैप्टर को स्टार्ट भाई आवाज नहीं क्लियर आ रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो वेक्टर के रिलेटेड, ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 7 है वो टेंसर के रिलेटेड है। और टेंसर का कोई भी जो एमसीक्यूज होता है, जो जब भी आता है, वो चैप्टर नंबर 7 से आता है। सो हम इसके फर्स्ट 7 चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। अब आवाज़ क्लियर आ रही है? जी अब ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड आपको चैप्टर तो आसान लगेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमारा जो बेस बन जाए टेंसेस के लिए। है तो आसान है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आता है, दैट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। ठीक। तो मतलब बात करने का है कि हमें 6 चैप्टर जो हैं वो वेक्टर के रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर एंड स्केलर्स का यहाँ पर डिफरेंस आता है कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, तो उसको हम स्केलर कहते हैं। जैसा कि अगर मैथ्स देख लें, मैथ्स की जगह पर, क्योंकि सब लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ी होगी तो सबको अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर मैथ्स जो है वो हमारे पास एक क्या कहते हैं स्केलर है, तो आप लोगों ने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो जो वेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, इसके पैरेलल वेक्टर होता है। बस इन चीज़ों को देख लीजिएगा। डेंसिटी हमारे पास जो होती है ये बेसिकली रेशियो होती है मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से वॉल्यूम है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्केलर्स हैं। उसके बाद वेक्टर आ जाता है। वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है एंड प्लस डायरेक्शन भी होती है। जिस तरह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, जिस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, उसके बाद वेलोसिटी वगैरह आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, ये सारी की सारी हमारे पास किसके एग्जांपल्स हैं, वेक्टर की। मतलब कि अगर देखा जाए तो हम वेक्टर टेंसर का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये बेसिकली फिजिक्स के रिलेटेड होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम इसको पढ़ेंगे। अब हम वेक्टर्स की दो फील्ड के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। अब वेक्टर हैज़ टू डिफरेंट नेचर्स, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है उसको हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिक और दूसरी अलजेब्राइक, सही है। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक और अलजेब्राइक, ठीक है। मतलब बात करने का है कि आप लोगों ने सेकंड ईयर का चैप्टर भी पढ़ा होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो वहाँ पर भी आप बेसिकली ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब होता है विदाउट ड्राइंग ज्योमेट्री। आप लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं उसको, तो हम उसको कहते हैं एनालिटिक। तो यहाँ पर एनालिटिक जो होता है उसका मतलब है कि हम वेक्टर्स की स्टडी करेंगे विदाउट उसकी ज्योमेट्री के, मतलब जिसमें फार्मूलेशन वगैरह होगी वेक्टर की, ठीक है, फार्मूले होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरी इसकी जो शाख है वो क्या है, अलजेब्राइक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री का आता है पहले रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता है वेक्टर को एक सिंपल सेगमेंट लाइन से जाहिर करते हैं, प्लस उसका जो होता है वो ये एरो होती है, ठीक है। एरो क्या उसको बता रही होती है, उसकी डायरेक्शन को। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं। इसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसको हम टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और वेक्टर की जो लेंथ होती है, अभी हमने वेक्टर्स की लेंथ होती है, हमने फंक्शनल में भी पढ़ा, हम उसको क्या बोलते थे, नॉर्म बोलते थे, जो हम डिफाइन करवाते थे। या यहाँ फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम इसको क्या बोलेंगे, इसको तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर की लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है। व्हेन द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर इज फिक्स, अगर हम इनिशियल पॉइंट को फिक्स कर दें, इट इज़ कॉल्ड फिक्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब कि ये चीज़ को अगर हम फिक्स कर दें तो फिर वो हमारे पास क्या, मतलब यहाँ से फिक्स कर दें, फिर इसको बेशक इसको रोटेट करते रहें, ठीक है, जिधर को मर्जी, तो इसको हम कहेंगे कि ये लोकलाइज कर दिया हमने किसी लोकेशन पे। तो इफ़ द इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट फिक्स्ड, अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है वो वेक्टर हमारे पास फ्री होगा, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये सारी की सारी हमने
जो डेफिनेशन है फिजिक्स में पढ़ी कि इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है वो क्या कहलाते हैं, इक्वल। आगे आता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर कौन सा होता है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, अगर उसकी डायरेक्शंस को हम उलट कर दें तो वो उसका क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। तो एफएससी में हम एक क्वेश्चन भी पढ़ा करते थे कि हमें जीरो वेक्टर कैसे जो है वो ऑब्टेन होता है। तो अगर हम एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आता है, जीरो वेक्टर, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ करता था। आगे आता है जी यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो हर वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं बाय डिवाइडिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो किसी वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर होगा, सही है। तो यहाँ पे आगे आता है जी जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। ये भी बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो नहीं होती, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ही लगा दूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला, सिंपल। तो आपको पता है किसी, अब पॉइंट की तो डायरेक्शन नहीं है कहीं पर भी, तो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसकी जीरो है लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, आर्बिट्रेरी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टरों को ऐड कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो इसका तरीका कहा रहा है कि वेक्टरों को ऐड करने का तरीका हेड टू टेल रूल है, ठीक है। कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल के साथ इनको ऐड किया जाता है। तो ये भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद आपको पता है वेक्टर एडिशन जो होती है, ये हमने पढ़ी हुई है कि ये हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव भी होती है, सही है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शंस क्या होती है, आगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, ठीक है। कि हम वेक्टर्स को इस तरह से कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है रिजल्ट नेट, अगर पहले वेक्टर का टेल, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं फॉर एग्जांपल ये बताऊं, अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर ये तमाम वेक्टर्स हैं तो पहले का अगर टेल लास्ट वाले के हेड के साथ मिल रही है तो इसका मतलब है इन वेक्टर्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। जीरो। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर एक हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, उसको देन अगर हम उसको एम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो वो कहता है कि जो एम ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली एम की एब्सोल्यूट वैल्यू को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो, उसके बाद इफ एम अगर ग्रेटर हो, जीरो नॉन जीरो हो, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इज दैट ऑफ ए। मतलब अगर एम ही पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वो दोबारा हमारे पास, अगर एम नेगेटिव है तो डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, ओपोजिट हो जाएगी। अगर एम जीरो है और ए जीरो है तो इसका मतलब है दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी दैट विल बी अ नॉट अ जीरो जीरो वेक्टर, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना है। यहाँ पर ग्राफिकली कुछ वेक्टर्स के बारे में समझाने के लिए आगे आते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। कि दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जो होते हैं वेक्टर्स, या हमने पढ़ रहे थे वहाँ पर फंक्शनल में भी। तो हम कह रहे थे कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो एक अलग कंसेप्ट। यहाँ पर अगर पैरेलल की बात की जाए तो यहाँ हम कहते हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अच्छा, पैरेलल वेक्टर लीनियरली अगर हम देखा जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे, एग्जैक्टली डिपेंडेंट। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये आगे कंसेप्ट भी आ रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, ठीक। तो इसके बाद तुम्हारी आवाज टक हो रही है। शायद आपकी तरफ, मेरी तरफ से इंटरनेट ठीक है, मेरे ख्याल में कोई मसला तो नहीं है, सबको ऐसा लग रहा है, नहीं ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है
हमारे पास आपको पता है कि सिस्टम डिफरेंट तरह के होते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और एक कौन सा होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो स्टडी करने लगे हैं वो कौन सा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो तीनों ये वाली लाइंस होती हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वेयर दीज लाइन आर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ओरिजिन बोल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, हम असल में इसको बेस मान के चाह रहे होते हैं कि जब भी किसी वेक्टर को हम एक्स एक्सिस के पैरेलल देखेंगे तो उसको हम कहेंगे कि उसकी डायरेक्शन आई है। ठीक है, ये जे है। ये यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि वेक्टर्स की डायरेक्शंस को डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मुराद ये है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, वो वाई एक्सिस की तरफ है, और वो जी एक्सिस की तरफ है। अच्छा, उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर से यहाँ पर हम क्या मुराद लेते हैं कि किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं ए प्लस B1। तो ये अगर फिजिक्स से सबने पढ़ी होगी, जाहिर बात है मैथमेटिक्स वाले हैं, तो ये वहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हुआ करता था फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में, कि हम इसको कंपोनेंट्स में कैसे लिखते हैं। अगर याद हो तो हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, किसी वेक्टर को ए को हम लिखते होते थे ए एक्स प्लस बी एक्स, और आई प्लस हम लिखते थे ए वाई प्लस बी वाई, और ये क्या है, जे। तो ये होता था वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स के साथ कैसे जमा किया जाता। तो ये दोबारा से वही रूल रेगुलेशन हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये देख लें, चेक कर लें। आगे मैग्नीट्यूड इसकी कैसे ली जाती है, आपको पता है कोई वेक्टर अगर ए हो, ठीक है, तो उसके अगर 2i+3j हो तो हम उसकी मैग्नीट्यूड उसी तरह से जैसे हम नॉर्म ले रहे होते हैं 2 का स्क्वायर + 3। तो मोर जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आपको पता है यहाँ पर आई क्या है, आई हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो तीनों की हमारे पास मैग्नीट्यूड तो क्या होगी, 1 होगी। आगे आता है जी पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसको हम ओरिजिन से उसका स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर की अगर बेसिकली हम जब क्या ले रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इसके इस पॉइंट का ओरिजिन से हम क्या ले रहे होते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज ले रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। तो इसको हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, दैट इज वाई अगर इसको हम घुमा थोड़ा सा रोटेट कर दें तो हमारे पास एक यहाँ पे सर्कल भी बन सकता है। ठीक है, तो जाहिर बात है ये वाली जो चीज़ होगी दैट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अच्छा, उसके बाद ज्योमेट्री को छोड़ के ज़रा एनालिटिक रिप्रेजेंटेशंस की तरफ आ जाएं, तो दो वेक्टर जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अगर एक वेक्टर नेगेटिव लेना है तो जाहिर बात है अगर वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में लिखें तो उसके ऑल कंपोनेंट्स को नेगेटिव करेंगे तो वो वेक्टर उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे इसी तरह से यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के लिए उसके तमाम कंपोनेंट्स को अगर हम किसके साथ डिवाइड करें, उसकी मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर इंटरेक्शन ऑफ पोजीशन आर। आर की पोजीशन में हमने जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि आर वेक्टर को आर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हैं। जीरो वेक्टर क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनरल है। यहाँ पर है फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो सबसे पहले तो हमने पी क्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास ये आ गया। पी क्यू का फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी। ये फाइंड किया, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया, क्योंकि हमने तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड पे उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये वेक्टर उसका क्या आ जाएगा,
यूनिट वेक्टर। तो अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लेने की भी ट्राई करेंगे मतलब, तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं कुछ सिंपल। ये एडिशन में कम्यूटेटिव जो है ला वो भी होल्ड होता है, एसोसिएटिव ला भी क्या करता है, होल्ड करता है। और इसमें ये क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो वेक्टर एज आइडेंटिटी आ जाएगी, और ए का यहाँ पर इनवर्स क्या होगा, -a होगा। ठीक है। अच्छा, तो मीन्स यहाँ वेक्टर की प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन विलियन ग्रुप बनाती है। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास वेक्टर अलजबरा है। अच्छा, उसके बाद बेसिक असल में स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हम इनको थोड़ा स्पीड से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर नंबर के साथ भी ये कम्यूट करता है, ठीक है, एसोसिएटिव ला भी। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, और ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, इसको भी क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये बेसिक हमारा बेस है अगली चीज़ें पढ़ने के लिए। यहाँ पर भी ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। आगे आपको पता है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट है। हम वेक्टर्स में दो तरह की प्रोडक्ट्स को डिफाइन करवाते हैं कि किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो या वेक्टर आंसर आ सकता है या स्केलर आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट को हम पीछे फंक्शनल पढ़ के हैं। हम जब भी हम ज़्यादातर जब इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करवाते थे तो हम डॉट प्रोडक्ट के साथ करवाते थे, तो फिर उसको हमने एज ए इनर प्रोडक्ट बोला हुआ है। तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा, और थीटा हमारा जो है वो 0 से पाई। अच्छा, उसके बाद यहाँ, अच्छा थीटा होता है ए एंड बी के दरमियानी एंगल। तो अगर इसको डिटेल से अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ये हम चीज़ ले रहे होते हैं कि जब हम ए डॉट बी ले रहे होते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, एक तो हमारे पास ये ए वेक्टर है। आपको पता है बी वेक्टर के अगर हम यहाँ कंपोनेंट्स की बात करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल वेक्टर लेने हैं, तो ये ए आ जाएगा, फिर उसके साथ क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। मतलब इसको कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है। आगे इसकी स्केलर, जब भी हम इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो अगर हमने एंगल फाइंड करना हो दो वेक्टर्स के दरमियान तो हम डॉट प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। ए और बी जो है वो बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर्स की क्या है, मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, और कोस जो है, कोसाइन जो है इधर आके कोसाइन इनवर्स हो जाएगा। अगर हमारे पास जो है थीटा हमारे पास क्या आ जाए, 90 आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि दो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर भी हम कहते हैं कि उनके दरमियानी एंगल जो होगा वो क्या होगा, पाई/2 होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, फिजिक्स में भी याद रखते थे कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, 1। और ए डॉट जे जो है वो 0 के बराबर इसलिए होता है क्योंकि ए आई एंड जे आर परपेंडिकुलर। 90 एंगल है ना इनके दरमियान, तो फिर ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है काम। तो डॉट प्रोडक्ट जो होती है ये भी याद रखना है कि ये कम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। बट आगे जाके हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से ये चीज़ होल्ड नहीं करती, क्योंकि नहीं होते। ठीक है। अच्छा, कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनैलिटी, प्रूव दैट two non-zero vector a and b are perpendicular to each other if and only if their dot product will be equal to 0। तो उसके बाद ये शो करवाया गया परपेंडिकुलर है कि नहीं है। आगे आती है प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट की। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। तो आगे, अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं।
तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले देखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस है क्या है। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली एंगल्स होते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल विच आर पोजीशन वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी जे मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। वो कह रहा है कि एक पोजीशन जो वेक्टर है सिंपल जो आर है ये एंगल बना रहा है अल्फा बीटा एंड गामा। एक एक्स एक्सिस के साथ है, एक वाई एक्सिस के साथ है और एक जी एक्सिस के साथ है। देन द थ्री नंबर्स कौन कौन से, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोसाइन गैमा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर। ठीक है, तो उसके नाम रख लिए हैं उसने पहले का। उस जाहिर बात है ये एक क्या होगा, इसको एल कह दिया, इसको एम कह दिया, इसको एन कह दिया। तो वो कह रहा है कि कोस अल्फा जो होगा वो बराबर होगा किसके, एक्स ओवर आर की मैग्नीट्यूड। बात करने का मतलब ये है कि जो आपके पास गिवन वेक्टर होगा अगर आपने उसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है, ये सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के 7 चैप्टर में भी हम करते थे कि अगर कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूं कि ये मेरे पास है a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा। वो क्या आएगी, 4 और 9 13, 13 और 16 29। ठीक है, तो मेरे डायरेक्शन को साइन क्या आ जाएंगे, 2/√29, 3 ओवर ये चीज और 4/√29। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, कोस अल्फा, ये हमारे पास क्या है, कोस बीटा, और ये हमारे पास क्या है, कोस गैमा। आपको किसी को पता है कि डायरेक्शन कोसाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनको एडिशन करें तो जवाब 1 आना चाहिए या मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। स्केयर करके ऐड करें। एग्जैक्टली exactly. तो हम ये वहां पर भी एफएससी में पढ़ते थे कि अगर हम इनका स्केयर करें तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हम चेक करने के लिए भी हम करते थे, ठीक है, कि अगर आंसर 1 के बराबर आ जाए स्केयर्स का तो फिर ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते। ये आगे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए एग्जांपल में। आगे आता है कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शन। हम वेक्टर्स की प्रोजेक्शन भी फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप फाइंड करें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसका क्या बेसिक जो फार्मूला है, आप लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसका मतलब है आप फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, बी कोस थीटा, ऐसे ही है। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा ए डॉट बी ओवर ए। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो वो उसका उलट हो जाएगा, ये जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन, या क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट फाइंड करना है, वो पहले फार्मूला अच्छा गुजर अच्छा गया। अच्छा 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 कंपोनेंट। ठीक है, इसका भी फार्मूला उसी तरीके का है। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं, हम फिजिक्स पढ़ते आए हैं कि जो वेक्टर होता है वो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट होती है किसकी, इसकी एफ डॉट डी। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एफ डी कोस थीटा। और आपको पता है कि थीटा अगर 90 हो जाए तो वर्ग क्या होता है, 0। अगर थीटा हमारा जो है वो 90 से ग्रेटर हो, ये प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है, तो वर्ग हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। सॉरी, थीटा अगर लेस देन हो पाई बाय 2 से, अगर थीटा ग्रेटर देन हो पाई बाय 2 से, तो देन वर्ग क्या होता है हमारा, नेगेटिव। तो ये वर्क डन की एक एग्जांपल थी जो कि इसकी एप्लीकेशन को क्या करती है, शो करवाती है। कोई इसके अलावा अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो अगर आपको याद हो तो हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि हमारे पास बराबर होता था ई डॉट ए। तो ये भी किसके बराबर होता था, ई ए कोसाइन थीटा। ये क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ए क्या था हमारे, सॉरी ये क्या थी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए हमारे पास क्या था, ये एरिया था कि किसी एरिया में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डॉट प्रोडक्ट यूज होता था, अगर किसी को याद है तो बी डॉट ए। इस तरह से बेशुमार हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लिखना चाहूँ
इसकी डॉट प्रोडक्ट की। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पर है जो है वो, अगर हम उसको देखें तो मज़ीद फिज़िक्स में एप्लीकेशन इसकी मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है विद द यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये जो एन होता है ये डायरेक्शन बता रहा होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये दोनों जो वेक्टर्स होते हैं, अगर हम देखें ए क्रॉस बी, ये बराबर नहीं होते बी क्रॉस ए के। किस वजह से बराबर नहीं होते, ये भी फर्स्ट ईयर में रीजन हम के साथ ये क्वेश्चन को हल किया करते थे कि इनके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब उलट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक के साथ पॉजिटिव साइन आता है, एक के साथ नेगेटिव साइन आता है। दैट इज वाई कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। यहाँ पर अगर आप लोग थीटा फाइंड करने की कोशिश करें तो जाहिर बात है ये जो ए क्रॉस बी है इसका आंसर तो हमारे पास वेक्टर आएगा। फिर हमें वेक्टर की क्या लेनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ओवर ए बी। तो फिर हमारे पास वो क्या आएगा, थीटा आएगा। उसके बाद ये वाली चीज़ होती थी कि आई क्रॉस आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, वहाँ आई डॉट आई किसके बराबर था, 1 के। यहाँ आई क्रॉस आई किसके बराबर है, 0 के। क्यों, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई का 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आई क्रॉस जे अगर आप इसको स्टडी करें तो ये के बराबर होता है। तो हम इसके लिए सर्कल भी याद रखा करते थे कि आई डॉट जे के बराबर होगा, जे डॉट के आई के बराबर होगा। तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ये वाला डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज करते रहे हैं, सबको पता होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है जी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, ये आपको पता है कि हम जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा करते थे तो उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी यही पढ़ा करते थे कि क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास क्या आती है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने प्रूफ भी दिया है कि जो ए क्रॉस बी होता है, तो इधर से देखें ये आपके पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ये साइड बी है, ये ए है, ये एंगल थीटा है। अगर हम इसको ट्राइंगल बना लें तो ये हाइट क्या बन जाएगी, एच बन जाएगी। सही। अच्छा, अब ये देखना है आपको कि आप लोगों ने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। इसका सिंपल फार्मूला है एरिया का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब इसका अगर बेस देखी जाए ये वाली ये तो आपको क्या नजर आ रही है, ये क्या होगी, क्योंकि ये बेस तो इसका कंपोनेंट होगी ना, ये क्या बनेगी, ए साइन थीटा। सही हो गया। और आपकी हाइट इस वक्त क्या है, ये हाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने इसको किस तरीके से लिखा है। अच्छा, हाइट को उसने जो लिखा है वो लिखा है ए साइन थीटा। ये कैसे लिखा है, इसको जरा देखते हैं, ये देखिएगा। आपको पता है कि अगर हम साइन थीटा का फार्मूला लिखें तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमें तो क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए। तो हम हाइट की जगह पी की जगह परपेंडिकुलर की जगह पुट करेंगे तो एच किसके बराबर आ जाएगा, एच मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो एच क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये चीज़ आ गई। और साथ ये बी की मैग्नीट्यूड, तो ये मिलकर क्या बन गया, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। मतलब कि जब हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को 2 पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं आगे। इसी के रिलेटेड हैं चीज़ें। अगर शो करना हो कि दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को 0 के बराबर शो करवा दें, 0 वेक्टर के। अच्छा, प्रॉपर्टीज हैं कि यहाँ पर ये कम्यूट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये वाली चीज़ें। ठीक है, जिस तरह से हम उधर पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस डॉट प्रोडक्ट की, इधर एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले जो हम ज़्यादातर एग्जांपल पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं, ये हम मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे।
ये है टॉर्क, ठीक है, ये है मूवमेंट आर्म और ये क्या है, फोर्स है, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, अगर टॉर्क हमारे पास क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, टा साइन थीटा। अगर थीटा हमारे पास जीरो आ जाए, मतलब कि हम कहते हैं कि अगर हमारी जो फोर्स है वो मूवमेंट ऑफ जो आर्म है उसके पैरेलल हो जाए तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो वहां पर टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब जीरो। है वहां पर टॉर्क जीरो होने से मुराद ये है कि वहां पर जो हमारा गर्दिशी असर है घूमने का, टर्निंग इफेक्ट जो है किसी चीज के घूमने का असर है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आमतौर पर जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसको काफ़ी स्टडी करते हैं जब हम डोर की एग्जांपल्स ले रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि एक आपके पास ये भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, P इज इक्वल टू एम वी। ये हमारे पास क्या होता था, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एग्जैक्टली। और जब हम एंगुलर मोमेंटम को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं किसी वेक्टर पोजीशन वेक्टर को लीनियर मोमेंटम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। इसी तरह से बेशुमार एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम इसको स्टडी करते हैं, लेकिन ये जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करें, ये आर है, ये एम वी है, और ये आर है, ये एम है, और आपको पता है ये वी लीनियर वेलोसिटी है या एंगुलर वेलोसिटी है, ये है लीनियर वेलोसिटी। जब आप इसको एंगुलर वेलोसिटी में लिखते हैं तो ये क्या आ जाता है, आर ओमेगा, सही है। और ये चीज़ मिलकर क्या बन जाती है, एम आर स्केयर ओमेगा। इसलिए चीज़ों को पढ़ रहा हूँ ताकि हम कल मैकेनिक्स को स्टार्ट करें तो फिर। और आपको पता है ये एम आर स्केयर क्या होता है, याद है किसी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था फिर, इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई ओमेगा। तो यहाँ पर एल जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई ओमेगा के। आई हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये सेम वही रोल प्ले करता है जो कि लीनियर मोशन में मैस करता है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, ठीक है। और ओमेगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि काफ़ी जो एग्जाम है उसमें आती है कि वेलोसिटी का वैसे तो यूनिट मीटर फी सेकंड है, तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट देखें तो वो क्या होगा, याद है किसी को, वो होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, ऐसे ही होता है ना, क्योंकि ओमेगा होता है जो वो बराबर होता है थीटा ओवर टी, ऐसे ही होता है। तो इसका रेडियन है और इसका क्या है, सेकंड, तो ये क्या बन जाता है, रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से यूनिट्स को भी साथ याद रखिएगा। अच्छा, आगे आती है जी लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी वही बात आ गई है कि लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर है, ओमेगा डी। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था आर ओमेगा, इसने ओमेगा डी लिख दिया। और डी भी आपको बता देगा कि क्या है, वो बेसिकली पोजीशन वेक्टर ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि अगर आपके पास एक वेक्टर W है मतलब एंगुलर है, तो दूसरा आपके पास ये R पड़ा है, तो आप वहाँ से लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लीनियर वेलोसिटी खुद एक वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा कि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, क्योंकि ये सर्कल में होती है ना ऐसे एंगुलर वेलोसिटी। आपको याद होना चाहिए कि हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या वाला पढ़ा करते थे, एक रूल पढ़ा करते थे, राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल, राइट, ठीक है। ये बेसिकली होती है इसकी डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अलोंग होती है, ठीक है। मतलब जिस तरफ हमारा अंगूठा होता है, थंब होता है, वो हमारी इस डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इसमें इसी तरह से टॉर्क को भी हम जिक्र कर रहे होते हैं, जो हम इसको स्टडी किया करते थे कि जो हमारे पास हमारी फिंगर्स होती हैं वो बेसिकली लीनियरिटी को शो कर रही होती हैं, बगैर हमारा थंब जो होता है वो गिवन डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है कि जब यहाँ पर स्केलर आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक स्केलर होगा। तो हम इसको डिनोट तो ऐसे करते हैं, तो हम कहते हैं दो वेक्टर्स को अगर हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें
तो ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, the parentheses used in are not necessary because can be interpreted as the, मतलब एक मिनट, कि जब ए डॉट, अगर ए क्रॉस पी लेकर उसकी डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ली जाए तो ये तीनों के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। द लेटर हैज नो मीनिंग सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर विद द वेक्टर इज अनडिफाइंड। अच्छा, इसके लाइन का क्या मतलब है, द लेटर हैज नो मीनिंग सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर विद द वेक्टर इज अनडिफाइंड। यहाँ तक तो पता चल गया ना कि इसकी हम डायरेक्शंस को अगर मतलब ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट से, लेकिन इसका क्या मतलब है, किसी को समझ आई है? द लेटर हैज नो मीनिंग सिंस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर। जवाब भाई असल ऐसे में होता था ना कि हम लोग इंटरचेंज कर रहे होते थे डॉट को क्रॉस के साथ। मेरे ख्याल में ये बात वो कह रहा है कि हम ना यहाँ पर जो लेंगे वो थर्ड वाला वो हम वेक्टर ही लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम किसी स्केलर नंबर को, स्केलर नंबर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना वेक्टर्स के साथ, तो ये चीज़ कह रहा है वो अनडिफाइन है कि हम डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते किसी वेक्टर की किसी स्केलर के साथ। ये कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम ए डॉट बी लें, जैसे कि ये देखें ना, ए डॉट बी क्रॉस सी जो है, हम इसको लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी। लेकिन क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए डॉट बी? ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर नंबर आ जाएगा और ये एक वेक्टर है। इसी तरीके से ये वाला, कि अगर ये वाला हमारे पास वेक्टर ही आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, स्केलर, तो ये डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है इस तरीके से। ये आर नॉट जी जी, नेसेसरी। ये इन्होंने ये लिखा हुआ है कि बिकॉज, जो ऊपर वाला है, बिकॉज ए डॉट बी क्रॉस सी कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड एज, कि जो इंटरप्रेटर्स को हम लोग हमेशा फर्स्ट की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, और जो लेटर यानी सेकंड वाला ए डॉट बी पैरेंथेसिस में मल्टीप्लाई बाय सी, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा, क्योंकि ए डॉट बी का आंसर स्केलर आएगा, और स्केलर को और वेक्टर की हम लोग आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ही ले सकते। ठीक हो गया, सही है। आगे आता है ये वाला, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, ए है, बी है एंड सी है। तो देन उसका ये वाला फार्मूलेशन है कि हम ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहले ए को रखते हैं, बी को रखते हैं, देन सी को रखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाली एग्जांपल नंबर 18 है, ये है। अच्छा, प्रूव करें। यहाँ पर जैसे कि हम वहाँ पर पढ़ रहे थे कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बेसिकली एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की मैग्नीट्यूड होती है। अच्छा, उसकी सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप्ड विद द साइड ए बी एंड सी। तो वो कहता है कि जैसे कि हम सेकेंड ईयर की मैथ में भी हम क्या करते थे कि ट्रिपल जो स्केलर प्रोडक्ट है, जब हम उसको हम स्टडी करते थे तो हम कहते, जब हम उसको फाइंड आउट करते थे तो वो बेसिकली हम जब उसकी मैग्नीट्यूड लेते थे वो क्या आता था, ए वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप आता था। ये उसका प्रूफ है। जैसे कि ये तीन वेक्टर्स हैं, तो इनकी देखें ये क्या ली गई है,
ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली वो ली गई है। तो उसके बाद जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आ गया है, -23। तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है क्योंकि वॉल्यूम तो पॉजिटिव आएगा, तो वो 23 आ गया। तो ये बेसिकली एक एमसीक्यूज के तौर पर समझ लें कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप होता है। उसके बाद आता है कंडीशन फॉर द कोप्लेनर। अगर हमारे पास वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं कि अगर उनकी जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो अगर जीरो के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। जैसे कि ये तीन वेक्टर्स थे, कोप्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन में पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसकी, ये वाली। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि यहाँ ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें बी को बाहर लाकर यहाँ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं। इस तरह से ए डॉट ए क्रॉस सी किसके बराबर होगा, जीरो के। ये जीरो के बराबर भला क्यों होगा? विवाद भाई वो जो अभी हमने बात ऊपर की है, नहीं, उसकी वजह से तो नहीं होगा, वो तो एक डेफिनेशन थी। उसी में ही आ रहा था ना कि जो वो स्केलर को हम क्रॉस लोग प्रोडक्ट जो होती है ना वो किसी भी परपेंडिकुलर होता है ना, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो दोनों के साथ जो है वो परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होता है ना। हाँ जी बिल्कुल, जो ए और सी होता है, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रा करें ए और वेक्टर यहाँ पर ये क्या है, सी वेक्टर, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो थर्ड वेक्टर मिसाल के तौर पर ये बी आ गया आंसर, ए क्रॉस सी का आंसर क्या आ गया, बी। तो अब ए पी आने का मतलब ये होगा कि वो ए सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है बी की जब डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो दो वेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, जीरो आएगी, इस तरीके से। ठीक हो गया। तो ये नीचे इसके प्रूफ वगैरह भी हैं, तो इनको भी हम, आगे आता है जी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो तो हमारे पास नाम से जाहिर था, स्केलर थी तो उसका आंसर भी स्केलर आता था। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको हम मस्ट इस तरीके से ही लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। और आगे आता है ये चीज, ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है ये बराबर होता है ए डॉट बी सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस ए माइनस बी ए डॉट बी को सी के साथ करें। इसी तरीके से ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स के लिहाज से कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें बेसिक चैप्टर है तो उसमें से आता भी इतना खास नहीं है। आगे ये लीनियर कॉम्बिनेशंस है कि अगर हमारे पास वही कांस्टेंट हमारे पास सारे के सारे ज़ीरो हो जाएं, तो वो लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और अदरवाइज वो डिपेंडेंट होंगे, जो हम पुराना पढ़ते थे ये चीज़। द वेक्टर आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट टू स्केलर ए एंड बी सच दैट कि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो खुद तो नॉन जीरो हों, लेकिन उनको ऐड करें तो वो जीरो के बराबर आ जाए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू एम बी, सॉरी माइनस एम बी। तो ए वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, एम ओवर एम बी वेक्टर। तो इसी तरह से रिजल्ट्स हैं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ। अच्छा, तो लीनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर के जो हमारे पास पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये वेक्टर जो हैं ये पैरेलल हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे पड़े होते हैं, तो वो भी तो पैरेलल होंगे ना, लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होगी, सेम होगी, दैट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अदरवाइज यहाँ दो कंसेप्ट आते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल का भी। डायरेक्शंस डिफरेंट हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं। अच्छा,
यहाँ ये भी एक कंडीशन है, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम उसकी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट लें वो 0 के बराबर आ जाए तो हम कह रहे थे कि वो कोप्लेनर है। तो यहाँ पर वो 0 के बराबर आ गई है, तो वो कह रहा है कि ये जो गिवन वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये भी एक रिजल्ट है। और अगर वो नॉन जीरो के बराबर आ जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि अगर किसी को याद हो कि हम वहाँ पीडीज में पढ़ते थे या किस ओडीज में पढ़ते थे, W1 W2 रोस्कियन। अगर रोस्कियन टू वेक्टर्स का हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या कहते थे कि जो सॉल्यूशंस हैं ये लीनियरली, अगर 0 आ जाए, डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर नॉन जीरो आए तो हम कहते थे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, पीडी के लिहाज से भी आ सकता है, ओडी के लिहाज से भी आ सकता है। और ये मैथमेटिकल मेथड में था ये। हाँ जी है, तो मैथमेटिक्स ही है, जहाँ से मर्जी ठीक हो गया। रोस्कियन अगर 0 आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, आगे कोप्लेनर के लिए तो पहले भी हमने कंडीशन पढ़ ली है कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए। अच्छा, अच्छा रेसिप्रोकल वेक्टर्स कौन से होते हैं कि अगर हम ए बी एंड सी आर एनी 3 नॉन कोप्लेनर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी क्लियर? कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं क्लियर आ रही। ठीक है आवाज अब, ठीक ठीक है है, अब। अगर ए बी सी जो हैं वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और उनकी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मीनिंग यही था कि अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या है, नॉन कोप्लेनर। तो उनकी जो हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं उनको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए वेक्टर जो मतलब इस ए वेक्टर का जो हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर होगा ना, बेसिकली वो बी क्रॉस सी, मतलब उसके उलट वेक्टर्स को अगर हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट से डिवाइड कर देना तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से बी के लिए सी क्रॉस ए होगा और सी के लिए ए क्रॉस बी होगा। तो यहाँ पर बेसिक रिजल्ट जो है, हमारा काम जो मेन था वो इसके साथ है कि अगर हमारे ए बी सी रेसिप्रोकल हैं ए बी सी के, तो प्रूव करें कि ए डॉट ए वो किसके बराबर होगी, 1 के। अच्छा, दो अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो आप उस वेक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं अगर 1 आ जाए तो? क्या वो वेक्टर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे जी या जी, पैरेलल, ऐसे ही है? पैरेलल होगा। अगर जी -1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारा एमसीक्यूज यहाँ से ये निकला कि किसी वेक्टर्स के अगर रेसिप्रोकल वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ली जाए तो मीन रेसिप्रोकल वेक्टर एंड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये भी है कि अगर ये देखें, ये तो अपने का ए के साथ आ गया। अच्छा, अगर हम ए का बी के साथ लें, ठीक है, ए का सी के साथ लें, बी का ए के साथ लें या बी का सी के साथ लें, तो ये सारे क्या आएंगे, 0। मीन के वो खुद तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन दूसरों के साथ क्या होंगे फिर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ नीचे और तो नॉर्मल वाला केस बन गया। हाँ ये ये सेट बन जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का सेट बन जाएगा। ठीक है कि हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। सोल्व प्रॉब्लम ये हम लोग खुद ही कर सकते हैं क्योंकि अच्छा, कल से हम इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ये आज आसान काम था थोड़ा सा। हमारा मकसद है वेक्टर टेंसर की स्टडी करना। मेन जो मकसद है वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ठीक है, स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं, फिर एट द एंड हमने टेंसर को स्टडी करना कि टेंसर क्या होता है।
तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का भी ख़त्म नहीं हुआ। इसमें नवाज़ अली शाह की एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यहाँ से हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो कल ज्योमेट्री पढ़ेंगे वेक्टर्स की। तो मैं देखूंगा अगर चैप्टर नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट ना हुआ तो हम चैप्टर नंबर 3 से ही स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको फिर सेल्फ स्टडी पे रख लेंगे चैप्टर नंबर 2 को। ठीक हो गया। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी डिस्कशन है वो कल से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वेक्टर एंड स्केलर के रिलेटेड तो यहाँ पर कर ले। जवाद भाई बुक शेयर कर दें ये वाली। हाँ ये मैं बुक शेयर कर देता ग्रुप में। ठीक हो गया। तो अगर मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट ना हुआ तो हम कल जो स्टार्ट लेंगे वो चैप्टर नंबर हो सकता है 4 से ले, मतलब जहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होगा ये हम फिर सेल्फ स्टडी पे रख लेंगे चैप्टर्स को। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारे लोगों को पता है तो फिर वही बातों को बार बार। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जवाद भाई।